मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है और मिथिला मच न्यूज की हर बड़ी खबर अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। झंझारपुर में चेक चोरी को लेकर के 25 लाख की निकासी पर रंजीत ऑटोमोबाइल के प्रोप्राइटर ने किया प्राथमिकी दर्ज। संतोष चौधरी सेल्स मैनेजर के रूप में कुछ चेक को चोरी कर निकाला पैसा। दरभंगा डीएमसीएच में जल जमाव की स्थिति से मरीज और परिजन परेशान और इमरजेंसी में घुटनों तक पानी। दरभंगा में पिछले दिनों मोहम्मद कलाम को गोली मारे जाने वाले अपराधी के गिरफ्तार नहीं होने से लोगों में संशय। कहा कि बिजली मिस्त्री को किसी से नहीं थी रंजिश, मकान मालिक एवं शराब माफियाओं पर है पुलिस की निगाहें। सिटी एसपी ने कहा कि पुलिस कर रही है छापेमारी, मोबाइल लोकेशन पर अपराधी है पुलिस के रडार पर। दरभंगा डीएमसीएच में ऑर्थो विभाग में डॉक्टर नंद कुमार के यूनिट में मरीजों को नहीं देखे जाने और 10 बजे तक अलग रहने को लेकर के अधीक्षक और प्राचार्य ने लिया संज्ञान। नोटिस शो कॉज नोटिस भेजे गए डॉक्टर नंद कुमार को। कहा कि समय पर मरीजों की हो जांच। नंद कुमार के लापरवाही की वजह से मरीज बिलबिलाते रहे। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र चुनाव की गहमागहमी को लेकर के करीब 8 छात्र संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। कहा कि जल्द छात्र संघ चुनाव को तिथि 6 के बाद किया जाए। कुलपति के नहीं रहने के कारण वार्ता विफल। कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे सभी छात्र संगठन। धरना प्रदर्शन रहेगा जारी। और आपदा प्रबंधन ने बिहार में 72 घंटे का किया हाई अलर्ट। कहा कि 72 घंटे तेज बारिश हो सकती है, कई नदियों के जलस्तर बढ़ सकते हैं। मधुबनी डीएम के साथ कई वीडियो एवं सीओ एवं समाज सेवकों को भी दिया निर्देश, रहे अलर्ट। तो अभी आपने देखा मिथिला मच न्यूज की बड़ी खबरें हेडलाइंस में। अब खबर विस्तार से। पूरे बिहार में 72 घंटे का अलर्ट जारी किया गया। गौरतलब है कि आज आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा पटना से सभी जिलाधिकारियों को 72 घंटे का हाई अलर्ट किया गया। कहा गया कि 72 घंटे बारिश होगी एवं नदियां उफान पर रहेगी। इसी को देखते हुए मधुबनी के जिलाधिकारी सिस्टर अशोक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सभी जगह हाई अलर्ट किया गया है। वीडियो एवं सीओ के साथ सभी अधिकारी को सचेत किया जाता है कि वो 72 घंटे के होने वाले संभावित तेज बारिश एवं आपदा से बचाने के लिए कार्य करें। आपदा विभाग के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना दी गई है कि बिहार में हेवी रेनफॉल प्रेडिक्टेड है और उसमें भी जो नॉर्थ बिहार के ज़िले हैं उसमें ये रेनफॉल की आशंका ज़्यादा है। तो आगे आने वाले 72 घंटे में सभी मधुबनी के नागरिकों को मेरी अपील है कि वो सतर्कता बरतेंगे। विशेष तौर पे जो हमारे बांध है जहाँ पे कट एंड प्रोटेक्शन का काम हुआ है वहाँ पे वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। तो वहाँ के गांव, वहाँ के पंचायत जो है वहाँ पे आप सतर्क रहेंगे। रात में विशेष तौर पे पूरी सावधानी बरतेंगे। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई आपत्ति है या कोई प्रॉब्लम है तो आपने अंचलाधिकारी एसडीओ के माध्यम से जो है आप जिला प्रशासन को इसकी सूचना दे सकते हैं। आपदा विभाग का जो नियंत्रण कक्ष है मधुबनी में उसको भी आप जो है आपकी प्रॉब्लम जो है बता सकते हैं। विशेष तौर पे बच्चों का ख्याल रखिए और जो वृद्ध नागरिक है उनका भी आप ख्याल रख सकते हैं। धन्यवाद। दरभंगा डीएमसीएच में कल घायल मोहम्मद कलाम की गोली मारने का जो प्रयास किया गया था उस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। कहा जाता है कि मोहम्मद कलाम बिजली मिस्त्री था और उसे आपसी रंजिश मकान मालिक से भी थी। लेकिन एक बात और भी सामने आ रही है जो आसपास के लोग कहना था कि वो स्थानीय थाना को भी सूचना दिया करता था शराब माफियाओं के खिलाफ। इसे लेकर के पुलिस सघन छापेमारी कर रही है और इस बात को जानने का प्रयास कर रही है कि वो कौन शख्स था जिसने दिन दहाड़े गोली मारने का दुस्साहस किया। हालांकि अभी उसकी हालत काफी नाजुक है। अब पटना पीएमसीएच में उसका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसके परिजनों ने भी बताया कि उसे घर से बुला करके एक साजिश के तहत मारने का प्रयास किया गया
और इस साजिश की रचना शायद पहले ही कर दी गई थी और पुलिस अपेक्षा की कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करे। इस संबंध में सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि हम लोग उसका पूरी तरह छानबीन कर रहे हैं एवं मोबाइल लोकेशन के जरिए अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। रुका और फिर इसको बुला के हम रूम में नहीं थे, हम ऊपर थे, तो हमको बुलाया, हमको बुला के फिर बोला जो सब बात कर लिया था। 3 आदमी से आया था, 2 आदमी अंदर आया था, 1 आदमी बाहर में था। FZ गाड़ी था और बोला जो बिजली का काम है नंबर 7109। फिर हम लोग को बोला तो हम लोग भैया बोल रहे थे जो पहले से हमको डॉट लग रहा है, हम नहीं पहचानते हैं, डायरेक्ट आया है बुलाने के लिए। तो फिर हम लोग जाके मंडी पुला पे रुके और फिर भैया लोग तो बुलाए, तो भैया लोग आए पीछे से, जब तक आए तब तक उधर से वो सब फिर आया था रिटर्न, जो क्या हुआ चलिए, और आगे जाके गाड़ी फिर घुमाया और पास में आके रुकाया गाड़ी और गोली मार दिया। हम खड़े थे, जो सबसे पीछे बैठा हुआ था वो गोली मारा। ये बताओ कि क्या कह के बुलाने आया था आपको? क्या बिजली का काम करवाना है, मकान वायरिंग करवाना है। कहाँ पे? हीरा पेट्रोल पंप है मब्बी से आगे, वही पेट्रोल पंप के पास। तो गोली कहाँ पर मारा घटना से? यहाँ पे मब्बी पुला पे मारा है। क्या राउंड गोली चलाएगा? कितने गोली मारी उसने? गोली शायद एक ही मारा है। एक से बताओ कि तुमको क्या लगता है घटना जो घटा है? भैया बोल रहे हैं जो बाबा बिजली मिस्त्री है ना, वो हीरा पेट्रोल पंप के पास उधर ही रहता है, वही मरवाया है। क्या क्या रीजन था उसके पीछे, क्या कारण था? वो हमको नहीं पता, वो भैया। अच्छा, एक से बताओ जो जिस पर आरोप लगा रहे हो उसका आपके घर पे आना जाना था? हमको नहीं पता, वो भैया को पता है। भैया हमको पता है जो बाबा बिजली मिस्त्री वही मरवाया, उसका घर भी उधर है। कहाँ घर है उसका? पेट्रोल पंप के पास। और जो लोग सब आया था वही का एड्रेस भी दिया था। वो 3 जो है वो तीनों को तो आप पहचानते हैं? नहीं पहचानते, नहीं हम पहचानते नहीं, भैया पहचानते। पहले वहाँ काम करते थे क्या जिनको गोली लगी है? बाबा नहीं, पहले उधर नहीं काम करते थे, मतलब बाबा से जान पहचान था, तो उनके घर पे आना जाना? वो नहीं पता। क्या कारण लगता है आप लोगों को? क्या लगा, क्या कारण, परिवार के नाते क्या कारण लगता है? कारण तो वही है जो बाबा मरवाया। क्या कारण? कुछ तो कारण होगा ना। कारण तो हम बोले भैया बताइए, हमको नहीं पता वो क्यों मरवाए हैं, भैया को मालूम क्यों मरवाए। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग कौन गाड़ी से थे, वो किस गाड़ी से थे? हम भी थे बाइक से, वो भी था बाइक से, तो हम लोग वहाँ रुके हुए थे, वो उधर से आया फिर गाड़ी रिटर्न करके मार दिया। कौन सा बाइक पे थे? कौन? हम लोग हाँ? IS में। और वो लोग FZ पे थे। आपका नाम क्या हुआ? जी शमशाद। शमशाद, एक चीज़ बताओ शमशाद, इस सबसे बड़ी बात क्या है कि इस तरह की घटना घटी है, मब्बी पुल पे घटी है, 57 पे घटा है, तो क्या लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं कोई पुरानी दुश्मनी या है, या कोई ऐसी बातें हैं जो अभी तक? दुश्मनी से मरवाया। क्या दुश्मनी हो सकती है? वो भी बिजली का काम कर रहा था और भैया भी बिजली का काम कर रहे थे, इसी से कोई लफड़ा हुआ होगा तो दुश्मनी क्या होगा, तभी मरवाया। आप किराए में रहते हैं? जी किराए में। तो आप ये बताइए मकान मालिक से आपका कैसा संबंध था? उससे कोई अति संबंध नहीं था। मकान मालिक से बृहस्पतिवार को दरभंगा DMCH में बारिश की वजह से लगातार जल जमाव की स्थिति नजर आई। सबसे पहले दरभंगा DMCH के इमरजेंसी एवं आउटडोर में जल जमाव से मरीज एवं परिजनों को काफी परेशानी हुई। हालांकि दरभंगा DMCH लो लैंड होने की वजह से हमेशा यह प्रॉब्लम रहती ही है। हालांकि इसे लेकर कई बार नगर निगम से भी कहा, लेकिन अस्थायी निदान नहीं हो सका। इस संबंध में दरभंगा DMCH अधीक्षक ने भी कहा कि उसे तत्काल पानी को निकालने का प्रयास किया गया और 1 घंटा में ही परिसर से पानी को निकाला गया। पूरा इमरजेंसी से लेके अब वहाँ बाहर तक है पानी लगा हुआ है, बहुत दिक्कत होता है। मरीज रोड में भी पानी है लगा हुआ है, हम लोग हिल के आते हैं जाते हैं, सफाई वाली सबको दिक्कत होता है आने जाने में। मरीज तो अभी बहुत कम पानी लेके बहुत कम आता है, पूरा तो पानी लगा हुआ है। जलमग्न हो गए हैं, उपराचार्य कार्यालय है, उच्चक कार्यालय है, और के बाहर प्रोफेसर पानी है, मेडिसिन पानी है,
सब जगह जल जमाव हो रही है। आप लोगों ने भी बहुत दिन से पत्रकारिता की है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये हर साल लो लैंड भी है, यहाँ से जल निकासी भी कोई बहुत बढ़िया व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण हर वर्ष होता है दो दिन भी पानी अगर बरस गया तो जल कम हो जाता है। तो अगर जहाँ मरीजों को की समस्या होती है आउटडोर एक्टिविटी के पास पंप लगाकर लोगों को हटाया जाता है पानी को, ताकि मरीज को चिकित्सक वहाँ जा आ सके, उसकी व्यवस्था कराई जा रही है। अभी भी मैं गठबंधन में गया था, जो मैं दिल्ली गया, इमरजेंसी गया, इंदौर में ऑर्थोपेडिक्स और गया, तो पानी में जाने में मैंने पानी वैसा नहीं था कि होता नहीं गया, तो मैं मर गया था। मैंने अपने जो सफाई कर्मचारी हैं उनको आगाह कर दिया है कि थोड़ा सा भी पानी अगर आने जाने में कोई मुसीबत खड़ा करे तो आप तुरंत पंप लगा करके व्यवस्था करा दें। तो अभी तो यही व्यवस्था है, और ये बराबर होती है सभी दो से। दरभंगा डीएमसीएच में सफाई भी एक चैलेंज होता है। कई जगह गंदगी, पानी एवं नाली की सफाई नहीं होने की वजह से दरभंगा डीएमसीएच में गंदगियों का अंबार है, और खासकर बारिश के मौके पर सड़न भी होती है। इस संबंध में दरभंगा डीएमसीएच में काम करने वाली सफाई कर्मी महिला ने कहा कि इस बार कुछ दिनों से परिसर में पानी जल जमाव हो जाता है, जबकि पहले नहीं होता था। इसका कारण बड़े नाले की सफाई नहीं होना बताया। तो ये भी कहा कि डीएमसीएच के बड़े नाले की सफाई होना आवश्यक है, वरना इसी तरह जल जमाव की स्थिति होगी। हालांकि सफाई कर्मियों को भी काफी परेशानी से गुजरना पड़ता है। पहले नहीं लगता था, ये नाली मोड़ी जैसे जाम हो गया ना, तभी पानी लग रहा है खेती से। कहाँ तक पानी लग जाता है? इधर पानी आवे नहीं करता था पहले, अब पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा नहीं आ रहा, हम लोग नहीं जानते। दिक्कत हो रहा है सफाई में? दिक्कत होगा तो क्या करेंगे, मजदूर आदमी है सर, हम तो काम करवे करेंगे, कमाएंगे नहीं तो कहाँ से बाल बच्चा के पेट चलाएंगे बताइए। दरभंगा डीएमसीएच के ऑर्थो विभाग में मिथिला मच न्यूज ने यह खबर प्रकाशित की, वो खबर रंग लाई है। हम बता दें, दरभंगा डीएमसीएच के ऑर्थो विभाग में डॉक्टर नंद कुमार के यूनिट में हमेशा यह प्रचलन है कि नंद कुमार जूनियर डॉक्टर जो काम करते रहते हैं उन्हें बुलाकर शिक्षा देने की बात करते हैं, और उसे बैठाकर अपने साथ समय एंगेज करते हैं, और बाहर मरीज बिलबिलाते रहते हैं। जो हाल हमने दिखाया था बुधवार को, वही हाल बृहस्पतिवार को था, लेकिन अंतर इतना था कि बृहस्पतिवार को मरीजों की संख्या कम थी और जल जमाव की वजह से डॉक्टर नदारद थे। यानी कि बृहस्पतिवार को डॉक्टर के नहीं रहने से अधीक्षक 1 बजे जब निरीक्षण किए तो कई जगह ताला बंद मिला, CO2 में भी। इसके अलावा नंद कुमार भी नहीं थे। नंद कुमार के बारे में स्थानीय लोगों में, खासकर कर्मचारी और गार्ड में भी इस बात की चर्चा है कि वो समय पर नहीं आते और गार्ड को मरीज के परिजनों का कोपभाजन बनना पड़ता है, और नंद कुमार समय पर आते हैं तो देखते नहीं है। और खासकर दरभंगा डीएमसीएच में जो जूनियर डॉक्टर के बदले चलता है, जूनियर डॉक्टर को भी बदनाम करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जूनियर डॉक्टर समय पर आकर के मरीजों का इलाज प्रारंभ करते हैं, और तब नंद कुमार आकर के उन लोगों को अपने रूम में बुलाते हैं, फिर बैठकर बात करने लगते हैं, और बाहर मरीज भी बुलाते रहते हैं। और मिथिला मच न्यूज ने सीधा लाइव रिपोर्टिंग की थी वहां से, और इस पर अधीक्षक ने और प्राचार्य ने शो कॉज पूछा है डॉक्टर नंद कुमार के साथ कुछ अन्य डॉक्टरों से शो कॉज पूछा है कि क्यों ना आप पर कार्रवाई की जाए कि आप समय पर मरीजों की इलाज के लिए कार्य नहीं करते हैं। और 10 बजे का हमने विजुअल भी दिखाया था मोबाइल से। इसके बाद कार्रवाई की बात की गई है और शो कॉज पूछा गया है। 1 घंटा से क्या हुआ डॉक्टर साहब? नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। कहाँ से आए हैं? कुशेश्वर स्थान मैसौर। क्या हुआ? देन क्या बोला डॉक्टर साहब? नहीं आए हैं। कितना बज रहा है अभी? टाइम तो नहीं, 10 बज रहा। नहीं आए अभी? नहीं। से खड़े हैं आप? 8 बजे से खड़े हैं डॉक्टर साहब? हाँ, 10 के लगभग होने वाला। जी न्यूज के संवाददाता मुकेश कुमार आज घायल हो गए। कहा जाता है कि दरभंगा डीएमसीएच परिसर के विभिन्न विभागों में जल जमाव की कवरेज करने के लिए वो कई विभाग का निरीक्षण करते रहे, और अंत में मेडिसिन के सामने बने डिवाइडर के साथ गिरकर घायल हो गए। उनका पैर चोटिल हो गया, पैर से खून बहने लगा। बाद में पहुंचे पत्रकारों ने उन्हें डीएमसीएच इमरजेंसी पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया गया, बैंडेज की गई, ड्रेसिंग की गई। उसके बाद फिर सही सलामत उन्हें घर पर भेज दिया गया आराम के लिए। लेकिन बता दें, डीएमसीएच में कई जगह बड़े नाले हैं, और खासकर डीएमसीएच मेडिसिन के सामने जो गड्ढा बीच पुल के पास है वो कई बार कई लोगों को दुर्घटनाग्रस्त कर चुका है।
लेकिन अभी तक अस्पताल प्रशासन मूक दर्शक है, जिससे लोगों में भी आक्रोश है और आज पत्रकारों में भी आक्रोश दिखा, क्योंकि उस वजह से एक पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया। ये डीएमसीएच परिसर में जो जल जमाव है उनका ये कवरेज कर रहे थे। उसी क्रम में वो जब बाइक से लौट रहे थे कवरेज कर रहे थे, तो यहाँ पे जो दरभंगा में जो क्षतिग्रस्त डिवाइडर है और जो आगे ईटा जो है उनको दिखाई नहीं पड़ा और क्षतिग्रस्त डिवाइडर के कारण जो है इनकी गाड़ी पलट गई, उसमें फंस गए, जिसके कारण इनके पाँव के अंगूठे में काफ़ी चोट आई है और हम लोग इनका इलाज जो है यहाँ डीएमसीएच में करवा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है चिंता की कोई बात नहीं है, कभी नहीं। दरभंगा डीएमसीएच के नर्स क्वार्टर खाली कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जहां 22 नर्सों में से 4 को छोड़कर बाकी नर्स क्वार्टर छोड़कर चली गई हैं। वहीं 4 नर्सों को भी अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। हम बता दें आज बुलडोजर से नर्सेस क्वार्टर को तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, लेकिन उस बुलडोजर से नर्सेस क्वार्टर नहीं टूट पाया। बाद में और बड़े बुलडोजर को बुलाया गया है जिससे नर्सेस क्वार्टर तोड़ा जा सके। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 26 सितंबर को ही पटना से डीएमसीएच के सर्जरी भवन का शिलान्यास किए हैं। इसे लेकर के पिछले दिनों जब यहां पर प्रधान सचिव पहुंचे थे तो नर्सों ने अपनी समस्या सुनाई थी और प्रधान सचिव ने साफ शब्दों में कहा था कि आप लोगों को नर्सेस क्वार्टर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वहां नया सर्जरी भवन बनना है और 26 सितंबर को मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे। इस संबंध में डीएमसीएच अधीक्षक ने भी कहा कि सभी नर्सों को समझा बुझाकर उन्हें सही जगह दिया गया है। बाद में क्वार्टर बनने के बाद उन लोगों को आश्वासन भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि 22 में से 4 को छोड़कर सभी नर्स समझ के अलग जगह शिफ्ट हो चुकी हैं और 4 नर्सों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। नर्सेस क्वार्टर तो टूटना ही है, क्योंकि वो जगह पर लोकेटेड है जहाँ पर उस जगह को तोड़ करके और नया भवन निर्माण कराना है। और जो सर्जरी की स्थिति आप लोगों ने देखा है, प्रधान सचिव भी आए थे, आप लोगों ने देखा है कितनी जर्जर हालत में है और चल रहा है। पॉजिटिव पॉइंट वही है कि अभी तक चल रहा है और लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं, इलाज उनका हो रहा है, बाकी सब चीज़ वहाँ नेगेटिव है। तो वो सब चीज़ के बीच उन्हें खाली करना है तो दे दिया गया है, उन लोगों को किराया भी मिलता है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बैकअप की व्यवस्था की है। करीब 22 बड़े नर्स थी वहाँ पर, जो इसमें से 4 अभी बची हैं, बाकी लोगों ने सब खाली कर दिया, जगह हटा दिया है। 4 है जो सिंगल रहती है, उसे भी मैं नर्सिंग छात्रावास में तत्काल मैंने जगह दिया। आज जन अधिकार पार्टी के द्वारा बिहार के सभी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें बाढ़ के साथ नए ट्रैफिक कानून के खिलाफ एवं अन्य मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हुए बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। झंझारपुर में भी प्रखंड और मंडल मुख्यालय पर जाप कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि ये यातायात नए नियम आम जनता के लिए काफी नुकसानदेह और प्रताड़ित करने वाला है। महिला शक्ति को बढ़ावा देना होगा, महिला को सम्मान देना होगा। नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना होगा। नारी शक्ति और मेरे पार्टी का जितना पार्टी का कार्यकर्ता है सब मिलके नीतीश जी के अन्याय और अत्याचार को भ्रष्ट करने के लिए हम लोग एकता और एक समान रोड पर उतरे हैं और चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार मिटे। और मेरा नाम विभा देवी, प्रदेश महासचिव। लोग प्रदर्शन इस बात का कर रहे हैं कि ये जो नीतीश कुमार जो है सो मोटरसाइकिल अधिनियम जो लगाया है, ये काला कानून है, उसके विरोध में और जगह जगह बलात्कार हो रहा है उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार को जो है सो दिखाना है कि जो है सो ये कानून जो है मोटरसाइकिल कानून जो है एकदम काला कानून है, इसका विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। मेरा नाम सत्यनारायण गुप्ता, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, प्रदेश महासचिव, जन अधिकार पार्टी। इसलिए आज नीतीश कुमार के खिलाफ उतरे हुए हैं रोड पर
जो कि यहाँ बहुत सारा अन्याय हो रही है। डिजिटल इंडिया सरकार मान रही है, डिजिटल इंडिया में हम लोग बहुत पीछे हैं, जहाँ की साक्षरता दर यहाँ भी आज भी कमी है, जहाँ की महिलाओं की बहुत भारी वहाँ लाभ नहीं मिल रही है। डिजिटल इंडिया हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, पसंद नहीं है, इसलिए कि साक्षरता दर यहाँ कमी है और बहुत सारा समस्या उत्पन्न हो रही है। इसीलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। मेरा नाम संजू है और हम जिला अध्यक्ष हैं। झंझारपुर के रेलवे स्टेशन के पास रंजीत ऑटोमोबाइल के प्रोप्राइटर ने अपने सेल्स मैनेजर संतोष चौधरी पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कहा जाता है कि संतोष चौधरी कुछ चेक को कंपनी से चुरा कर ले गए थे और 25.5 लाख रुपए की निकासी कर ली, जिसकी सूचना मिलते ही प्रोप्राइटर ने थाने में मामला दर्ज किया है। कहा जाता है कि रंजीत ऑटोमोबाइल के प्रोप्राइटर ने इससे पूर्व भी उसे समझाने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ चेक के चोरी हो जाने की सूचना मिलने के बाद हरकत में आई। हालांकि इस संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन प्रारंभ की गई है। तो झा रंजीत ऑटोमोबाइल का पार्टनर हूँ। मेरे पास संतोष कुमार चौधरी नाम का एक सेल्स मैनेजर हुआ करता था। उसे हमने 30/6/2019 को निकाल दिए थे। इस बीच में उसने किसी तरह हमारे ऑफिस में आकर के एक ब्लैंक चेक जिस पर हमारा साइन किया हुआ था, एक एजेंसी का पैन कार्ड और एक मेरा गाड़ी प्रचार गाड़ी का ऑनर बुक चोरी करके चला गया, जिससे मुझे एहसास हुआ और हमने बैंक में जाकर के उस चेक नंबर है 2010397 को स्टॉप पेमेंट करा दिया। यह बात उसे पता नहीं था। बाद में उसने गलत तरीके से अपना नाम भर दिया चेक के ऊपर में, चेक संतोष कुमार चौधरी, और बैंक में 25,50,000 रुपया अमाउंट भर के डाल दिया। चेक बाउंस हो गया, मुझे पता चला और मैंने इसकी शिकायत थाना प्रभारी झंझारपुर को किया। मधुबनी के झंझारपुर में वार्ड 16 के 90 लाभुकों के बीच नगर आवास विभाग के द्वारा लाभुकों को कार्यादेश पत्र हस्ताक्षरित किया गया है। इस संबंध में झंझारपुर के विधायक गुलाब यादव ने सभी लाभुकों को कार्यादेश दिया। गौरतलब है कि झंझारपुर नगर पंचायत के 16 वार्डों में 90 लाभुकों को दिया गया, बाकी की लिस्ट तैयार की जा रही है। देखिए थोड़ा बोला देवी बबीता देवी में कहा 2000 रुपया लेंगे, अरे काम आगू आगे बढ़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को कार्यादेश दिया गया और नगर पंचायत झंझारपुर के लिए जो है 4 फेज में आवास की स्वीकृति दी गई है और जिसमें से पहले फेज में 500, दूसरे फेज में 2318, तीसरे फेज में 114 और चौथे फेज में जो है 659 व्यक्तियों का जो है चयन किया गया है। आज माननीय विधायक गुलाब जी के द्वारा 90 आदमियों को कार्यादेश प्रदान किया गया।
देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम है। अगर ऐसी बातें हैं तो खुद अपने स्तर से जो है इसकी छानबीन करूंगा, और कहीं भी अगर किन्हीं व्यक्तियों से अगर पैसा मांगा जाता है वो आकर के मुझे बोले और मैं समुचित कार्रवाई करूंगा। इस बार 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती को धूमधाम से मनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के 9 जिला के जिला अध्यक्ष का एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाएगी। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीतीश मिश्रा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए सभी जिला के जिला उपाध्यक्ष पहुंचेंगे। एक कार्यक्रम को केंद्र ने कहा है कि हम लोकसभा स्तर से प्रारंभ करेंगे और समय दीजिए, जाने में सब रहेगा, आने में ही लगेगा, दोनों जोड़ करके इस आया राम को गया राम का हो जाएगा। अब क्या जोड़ी तक कर, अभी फिर दे दीजिएगा एक बार। चलिए आगे अररिया हो गए लोग तो, और सुपौल हो गया सर, सुपौल हो गया है, वो भी दे देंगे। मधुबनी हो गया है, और दरभंगा जिला नहीं आज देना है, हो गया मतलब। हाँ, और चर्चा करके दीजिएगा, तो अपने आप दे दीजिए, काम करेंगे कि नहीं करेंगे। जिनको भी दीजिएगा उससे पूरी बात होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो मत दीजिए, हम ये भी कह रहे हैं। अररिया जिला जी बैठे विधान व्यवस्था तो नहीं बना है, नहीं ये पूरे ढांचा जो है इसके हिसाब से। हाँ, एक कार्यक्रम को केंद्र ने कहा है कि हम लोकसभा स्तर से प्रारंभ करेंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष का चुनाव आज शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। आज तीसरी बार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में राजीव कुशवाहा का फिर चयन कर लिया गया। गौरतलब है कि पटना से समता पार्टी के प्रदेश महिला अध्यक्ष रेखा गुप्ता ने इससे पर्यवेक्षक के रूप में शांतिपूर्ण चुनाव कहा, और इसके साथ ही सभी प्रखंड के अध्यक्ष मौजूद थे। लोक समता पार्टी को लेकर के बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत करने की जिम्मेवारी भी राजीव कुशवाहा पर सौंपी गई है। राजीव कुशवाहा ने मिथिला मच न्यूज से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और बेहतर तरीके से पूरे बिहार में कार्य करेगी और दरभंगा में उसका आंदोलन प्रारंभ होगा। को दिया गया है, क्या रहेगा आपकी? निश्चित रूप से सभी साथियों, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी एवं प्रखंड अध्यक्ष एवं जितने डेलीगेट थे, सभी लोग मुझे तीसरी बार अध्यक्ष बनाए हैं। इनके लिए सभी साथियों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, निश्चित रूप से तीसरी बार मुझे मौका मिला है। सभी साथियों का सहयोग बराबर मिलते रहा है और दरभंगा जिला में किसी भी महागठबंधन में, चाहे वो एनडीए में हो, किसी भी दल से रालोसपा कमज़ोर नहीं है आज के डेट में, क्योंकि यहाँ हमारे साथ बड़े बड़े चेहरे हैं। मोहम्मद सफदर इमाम साहब, लक्ष्मी पासवान जी, युद्धवीर कुशवाहा जी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं। बहुत ऐसे साथी हैं, बहुत लोगों का नाम हम नहीं ले सकेंगे। तो सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद मुझे मिलता आया है और प्यार मिलता आया है। निश्चित रूप से मजबूती से महागठबंधन के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या विधानसभा के चुनाव स्तर पर भाई किस तरह से काम? जिला अध्यक्ष का चुनाव दरभंगा जिला में होना था, जिसमें जितने भी प्रखंड अध्यक्ष है और जिला के जितने भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता और साथीगण और नेतागण हैं, सभी इस बैठक में उपस्थित थे। और पूरी चुनावी प्रक्रिया के तहत एक सेट में फॉर्म आया राजीव कुशवाहा जी का और इनका प्रस्तावक युद्धवीर कुशवाहा जी आए और सभी ने सर्वसम्मति से निर्विरोध रूप से राजीव कुशवाहा जी को पुनः तीसरी बार जिला अध्यक्ष के रूप में चुना है। इसके लिए मैं दरभंगा जिला के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ और भाई राजीव कुशवाहा जी को बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ और साथ ही इनसे ये आशा करती हूँ कि ये तीसरी बार जिला अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए हैं। इसलिए ये जिस तरह से आज तक दरभंगा जिला में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को सींचते आए। दरभंगा के ललित एवं मिथिला विश्वविद्यालय के
गांधी सभागार में प्रति कुलपति प्रोफेसर जय गोपाल की अध्यक्षता में यूनिसेफ और दूरस्थ शिक्षा निर्देशालय के संयुक्त तत्वाधान में श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम के तहत एक 3 दिवसीय कार्यशाला डेवलपमेंट ऑफ केस स्टडी मॉड्यूल ऑन एकेडमिक लीडरशिप पर एक विशेष कार्यशाला 26 से 28 तारीख तक प्रारंभ की गई है। Not in only in university, in the college, in class also different things comes. So based on your experience, your case studies, what was the best way that should be picked up and included in this leadership manual, so that in future we follow that method. Otherwise, we sometimes get confused. Yesterday I will say we get confused what to do, what not to do, because there was no clear cut. आप आते रहते हैं। हम लोग को दरभंगा यूनिवर्सिटी के साथ यूनिसेफ ने एक ऐसा एक MOU किया है जिसमें हम लोग अपने स्कूली एजुकेशन को कुछ सुधारने का, जैसे आपने सुना होगा अभी हम बात कर रहे हैं कि उन पर लर्निंग अचीवमेंट हो, लर्निंग आउटकम बढ़े, उसके लिए कर रहे हैं। तो इसका एक महत्वपूर्ण जो कोर्स है हमारा प्रोग्राम है वो है एकेडमिक लीडरशिप का कोर्स डेवलप करना। वो कोर्स यूनिवर्सिटी और यूनिसेफ मिलकर डेवलप कर रहा है। इसकी दूसरी वर्कशॉप है। पहले हम लोगों ने वर्कशॉप किया था जिसमें बहुत से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया था और अपने कुछ लोगों को बुलाया था, तो उसका अच्छा रिजल्ट निकला था। इसके आधार पर हमने पूरे रात से हमारे वो शिक्षक, टीचर एजुकेटर, हमारे डाइट के लोग, बीट के लोग, प्रोफेसर्स, उनको बुलाया था और उनसे कहा था जो आप इस क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कहाँ से मोटिवेट हुए, कहाँ से प्रेरणा आई और कैसे किया, क्या लाभ हुए, उस पर एक केस स्टडी बनाइए और हमको दीजिए। उन्होंने केस स्टडी हमको दी है। करीब 100 के आसपास हमको CDI ऐसे लोग आए जिन्होंने केस स्टडी भेजी। उस केस स्टडी को हमने छाटा है और 20 केस स्टडी हम लोगों ने आज की। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर के गमागमी तेज हो गई है। लगातार छात्र संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अभी छात्र संघ का चुनाव को रोक दिया जाए और छठ पूजा के बाद ही इसे प्रारंभ किया जाए, क्योंकि अभी छात्र दशहरा और दिवाली छठ में बाहर रहते हैं, इसलिए ये अन्याय होगा। गौरतलब है कि आयसा, AISF, SFI, NSUI, छात्र राजद, AIDSU सहित कई छात्र संगठनों ने आज भारी बारिश के बावजूद विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन किया। हालांकि कुलपति के अनुपस्थिति में वार्ता विफल रही। इन लोगों ने मांग की कि जब तक विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तिथि नहीं बढ़ाता तब तक शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल और प्रदर्शन जारी रहेगा। कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय मुख्यालय में वाम जनवादी प्रगतिशील छात्र संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा छात्र संघ चुनाव की जो तिथि दी गई है वो बहुत ही गलत समय में दिया गया है। ऐसे समय में दिया गया है जब विश्वविद्यालय कैंपस पूरे तरीके से बंद रहता है। इसके खिलाफ हम लोग ने 10 दिन पहले भी सभी संगठन ने आवेदन दे करके कुलपति से वार्ता का समय मांगा था। कुलपति ने वार्ता नहीं किया। उसके बाद हम लोगों ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से आज के प्रदर्शन की घोषणा की थी। मौसम खराब होने के बावजूद आज हम लोग प्रदर्शन पे डटे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव छात्रों के कैंपस डेमोक्रेटिक के लिए है, न कि आपकी मनमानी के सहारे छात्र संघ थोपने का चीज है। इसीलिए छात्र संघ चुनाव पूरी तैयारी के साथ आप पर्व त्योहार के बाद कराइए, क्योंकि अभी कई एक तरह की समस्याएं हैं। समस्तीपुर में लोकसभा चुनाव होने हैं, अभी कैंपस बंद है। 9 तारीख को कैंपस बंद रहेगा। 10/11 को आपने नॉमिनेशन का डेट दिया है। पूरा का पूरा जो चुनाव का जो आपने बनाया है डेट टाइम, तमाम तरह का मानना है कि छात्र संघ चुनाव छात्रों को किस तरह से राजनीतिक रूप से अवेयरनेस करते हैं, इसलिए इस मोटो के तहत किया जाता है। लेकिन देख रहे हैं कि जब कुलपति आनन फानन में अपना तमाम प्रोग्राम, जब विश्वविद्यालय से इनकी जाने की तिथि सामने नज़दीक आ रही है तो आनन फानन में तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी के तहत ये छात्र संघ चुनाव भी आनन फानन में कर रहे हैं। जब 9 तारीख को हमारा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खुल रहा है, जब कैंपस के अंदर लगातार 10 दिन छात्र छात्राएं नहीं रहेंगे, उसके तुरंत बाद नॉमिनेशन का डेट दे रहा है और कहते हैं कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको एफिडेविट लगाना होगा छात्र संघ चुनाव के नॉमिनेशन में। तो निश्चित तौर पर ये कैसे होगा? एक दिन में कैसे एफिडेविट बनता है ये भाई चांसलर भी जानते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये
आम छात्र छात्राओं को ये छात्र संघ चुनाव से अलग थलग करने की ये साजिश रच रहे हैं और एक छात्र मतलब विशेष छात्र संगठन को ये निश्चित तौर पर बेनिफिट पहुंचाने का काम। अभी एक बात, दरभंगा के सीएम कॉलेज में WIT के निर्देशक प्रोफेसर निहाल ने 3 दिवसीय सेमिनार के समापन समारोह में कहा कि आज विश्व स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नई तकनीक आधारित शिक्षा व्यवस्था विस्तारित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आवश्यक है कि सभी शिक्षक और छात्र अपने अपने तरीके से विश्व में नई ऊर्जा के साथ नई तकनीक एवं नई शिक्षा नीति को अपनाएं। Struck my mind, and it's a coincidence. In 2017, the Nobel Prize in Economics went to Richard H. Thaler for a field called behavioral economics. I dare to speak few things in front of my friend, Professor Avni. He was awarded with Nobel Prize in Economics in 2017 for his theory called nudge theory. And this nudge theory has 3 components, basic components. वर्कशॉप अभी सीएम कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था, उसका आज समापन है। इस 3 दिनों के वर्कशॉप में SPSS के ऊपर अलग अलग रिसोर्स पर्सन्स ने अलग अलग एस्पेक्ट को कवर किया और आज जब वैलिडिक्टरी सेशन शुरू हुआ है उस समय समापन भाषण देने के लिए WIT के डायरेक्टर मोहम्मद निहाल साहब को बुलाया गया है। वो चूँकि साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ये जो संभाषण वो देंगे वो प्रतिभागियों के लिए उत्साहवर्धक होगा। बाकी के कार्यक्रम भी काफ़ी लोगों ने उत्साहित होकर भाग लिया। नॉर्थ ईस्ट और राजस्थान से आए हुए प्रतिभागियों का फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव। दरभंगा DMCH की स्थिति को बेहतर बनाने एवं मरीजों के लिए सही तरीके से लाभ देने के उद्देश्य से आज समाज सेवक रवि के पटवा, जो एक फिल्मकार भी हैं और समाज सेवी भी हैं, अपने कुछ साथियों के साथ DMCH अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद से मिलकर DMCH के नई व्यवस्था और सुधारने की प्रक्रिया का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। उसने कहा कि मरीजों के लिए दवा की व्यवस्था की जाए एवं सफाई कीटनाशक से की जाए ताकि मरीजों को अन्य बीमारी ना हो सके। इसके अलावा जो निजी जांच क्लिनिकों पर भेजा जाता है उसे रोका जाए। इसके अलावा मरीजों की हर सुविधा को देने के उद्देश्य से नई व्यवस्था की जाए और हरे पेड़ पौधे लगाए जाए परिसर में ताकि मरीज रहे। डॉक्टर और मरीज के परिजनों और मरीज के बीच मुस्कुराहट भरा संबंध हो ताकि मुस्कुराहट से ही कई बीमारी नदारद हो जाती है। अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद ने भी सभी बातों को सुनने पर आश्वासन दिया कि वो अपने तरीके से बेहतर कार्य कर रहे हैं और भी जो बेहतर हो सकता है मरीज और DMCH के लिए वो करते रहेंगे। पर्सनली आपने बनवाया था? पर्सनली और रोटरी क्लब के साथ मिल के मैंने फिर रोटरी क्लब के दूसरे रोटरी क्लब का मदद लिया और मैं ये पैथोलॉजी है, क्लिनिकल पैथोलॉजी, उसके साथ अच्छे जानते हैं। वो एक दिव्यांग महिला थी, उसको लेकर के आए थे। दुर्भाग्य की बात थी अधीक्षक महोदय की बाहरी गुंडे तत्व जिस पर लेकर के DMCH की सुरक्षा में बहुत सारी खामियां हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जो रवि पटवा जी हम लोग के साथ रहे अपने पूरे टीम के साथ में, और जिसमें वाइस ऑफिसर भी हैं, IAS ऑफिसर्स भी हैं और बुनकर समाज के भी लोग हैं और जो मानवाधिकार है उसके भी लोग हैं। सभी लोग आए और यहाँ के बारे में सारी जानकारियाँ ली और मैंने जितनी भी जानकारियाँ थी यहाँ से, चाहे वो डॉक्टर के संबंध में हो, चाहे उनके रहने के संबंध में हो, चाहे शौचालय के संबंध में हो, चाहे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में हो, सारी की सारी बातें मैंने इनको बता दी है। चाहे पैथोलॉजिकल जांच की हो, सभी बातें बता दी हैं। इन्होंने अपने लेवल से भी कहा है कि हम मरीजों के हित में सभी काम करेंगे। डॉक्टरों को भी अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यशील होना होगा और नर्सों को भी मरीजों के तरफ संवेदना के साथ काम करना होगा। और जब सब साथ एक चीज़ हो जाएगा, उनको भी करने का परिवेश मिल जाएगा डॉक्टर और नर्सों का भी आचरण मृदुल हो जाएगा। तब ये जरूरी जो जिस तरह की इनका स्वप्न है कि इसे एक आदर्श DMCH बनाया जाए, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ निकलेंगे।
कुछ प्रश्नों कीजिएगा कि सीधा शुरू हो जाए। स्वच्छता को लेकर डीएमसीएच में संपर्क किए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं मिथिला वासियों को प्रणाम करता हूं और मेरा संकल्प है कि पूरी मिथिला में जो चिकित्सा की व्यवस्था रुग्ण हो चुकी है, डीएमसीएच जो एकमात्र मिथिला का चिकित्सालय है जहां पर आम लोग, गरीब लोगों को इलाज के लिए यहाँ आते हैं, गांव-गांव से आते हैं, उनका दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। ये सिस्टम को बंद होना चाहिए और यहाँ स्वच्छता का वो होना चाहिए कि अस्पताल वो जगह होता है जहाँ स्वच्छता और निर्मलता जब होती है। जब लोग आते हैं तो आधी बीमारी तो स्वच्छता निर्मलता से दूर हो जाती है और आधी बीमारी दूर होती है डॉक्टरों की मुस्कुराहट और नर्सों की मुस्कुराहट से। उसका यहाँ नितांत अभाव है यहाँ की व्यवस्था में। तो मिथिला मस्जिद के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ अन्य खबरों को लेकर के। लेकिन जाने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। झंझारपुर में चेक चोरी को लेकर के 25 लाख की निकासी पर रंजीत ऑटोमोबाइल के प्रोप्राइटर ने किया प्राथमिकी दर्ज। संतोष चौधरी सेल्स मैनेजर के रूप में कुछ चेक को चोरी कर निकाला पैसा। दरभंगा डीएमसीएच में जल जमाव की स्थिति से मरीज और परिजन परेशान, आउटडोर और इमरजेंसी में घुटनों तक पानी। दरभंगा में पिछले दिनों मोहम्मद कलाम को गोली मारे जाने वाले अपराधी के गिरफ्तार नहीं होने से लोगों में संशय। कहा कि बिजली मिस्त्री को किसी से नहीं थी रंजिश, मकान मालिक एवं शराब माफियाओं पर है पुलिस की निगाहें। सिटी एसपी ने कहा कि पुलिस कर रही है छापेमारी, मोबाइल लोकेशन पर अपराधी है पुलिस के रडार पर। दरभंगा डीएमसीएच में ऑर्थो विभाग के में डॉक्टर नंद कुमार के यूनिट में मरीजों को नहीं देखे जाने और 10 बजे तक अलग रहने को लेकर के अधीक्षक और प्राचार्य ने लिया संज्ञान। नोटिस, सो कॉज नोटिस भेजे गए डॉक्टर नंद कुमार को। कहा कि समय पर मरीजों की हो जांच। नंद कुमार के लापरवाही की वजह से मरीज बिलबिलाते रहे। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की गहमा-गहमी को लेकर के करीब 8 छात्र संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। कहा कि जल्द छात्र संघ चुनाव को तिथि छठ के बाद किया जाए। कुलपति के नहीं रहने के कारण वार्ता विफल। कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे सभी छात्र संगठन। धरना प्रदर्शन रहेगा जारी। और आपदा प्रबंधन ने बिहार में 72 घंटे का किया हाई अलर्ट। कहा कि 72 घंटे तेज बारिश हो सकती है, कई नदियों के जलस्तर बढ़ सकते हैं। मधुबनी डीएम के साथ कई वीडियो एवं सीओ एवं समाजसेवकों को भी दिया निर्देश, रहे अलर्ट। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबर। लेकिन बता दें, मिथिला न्यूज के हर कार्यक्रम के लिए आप YouTube में मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि हमारी हर अपडेट खबर आप तक पहुंच सके। इसके बाद शेयर करें ताकि मिथिलांचल और बिहार की अन्य जगहों के लोग मिथिलांचल की खबर को देख सकें। तो मिथिला न्यूज कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन हमारा वेबसाइट www.mithilamanchnews.com में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों की खबर हम आपके लिए लाते हैं, बस एक क्लिक पर। धन्यवाद।